हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण से अवगत कराने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग भाषा का परिचय, भाषा के रूप, हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। परंतु इस पाठ को आरंभ करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अधिकतर बच्चे यह पूछते हैं या समझते हैं, क्या हम जो हिंदी विषय या अंग्रेजी विषय पढ़ते हैं वही भाषा है। लेकिन आज हम जानेंगे कि वास्तव में भाषा क्या है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो यदि आपको अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचानी हो तो आप क्या करते हैं? आप अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुँचाएंगे। तो देखिए, बोलने में हमने भाषा का प्रयोग किया। वो भाषा क्या थी? हिंदी। चलिए हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सब मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात को समझ भी पा रहे हैं। तो यहाँ बात को समझने या समझाने का माध्यम क्या है? भाषा। तो बच्चों, प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। जैसे भारत की हिंदी है और भारत में अलग अलग राज्यों के भी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे बंगाली, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, मलयालम और भी बहुत सारे भाषाएं हैं। तो बच्चों, भाषा क्या है यह आपको अच्छी तरह समझ आ ही गया होगा। इस प्रकार हम अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान किसी न किसी भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? भाषा विचार विनिमय का साधन है, अर्थात भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा चाहे कोई भी हो, भाषा को हम केवल दो ही रूपों में व्यक्त करते हैं, अर्थात भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला रूप है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? जिस भाषा के माध्यम से हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार को समझते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसा कि मैंने पहले आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। यानी बोलना और सुनना ही मौखिक भाषा कहलाता है। चित्रों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अब दूसरा रूप है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है? जिस भाषा के माध्यम से हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को जानते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। इसमें एक लड़की पत्र लिख रही है और दूसरी उस लिखे हुए पत्र को पढ़कर समझ रही है। यानी दूसरों के विचारों को पढ़कर, लिखी हुई चीज़ों को पढ़कर समझना ही क्या होता है? लिखित भाषा। अब हम आते हैं सांकेतिक भाषा में। कई बार आपने देखा होगा कि मूक बधिर अपनी बातों को संकेत या इशारों द्वारा ही प्रकट करते हैं। यानी अपने विचारों को इशारों या संकेतों द्वारा जब व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा, सांकेतिक चिन्हों एवं आकृतियों द्वारा, जैसे ट्रैफिक लाइट जिससे हमें संकेत मिलता है, ट्रैफिक पुलिस जो इशारों के माध्यम से बताते हैं, तो ये सब सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब हम हिंदी भाषा के विविध रूप का अध्ययन करेंगे। विविध रूप यानी विभिन्न रूप, यानी भाषा के कई रूप होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा और मानक भाषा पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा के विविध रूप में पहले हम लोग राष्ट्रीय भाषा के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र के
राष्ट्र यानी संपूर्ण देश के बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। क्यों? क्योंकि देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली ये भाषा है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा क्या है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में जो प्रयुक्त होती है भाषा, उसी को हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब हम राजभाषा जानेंगे। किसी राष्ट्र संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं। ये भाषा संपूर्ण राष्ट्र में विचारों के विनिमय का मुख्य साधन होती है। आसान शब्दों में अगर कहें तो सरकारी कामकाज जिस भाषा में की जाती है वही राजभाषा कहलाती है। स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में पहचान मिली थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम आते हैं संपर्क भाषा की ओर। अलग अलग देश के लिए जब एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना हो तो हम एक निश्चित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वही संपर्क भाषा कहलाती है। तो हमारे देश की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी। और विश्व की संपर्क भाषा क्या है? अंग्रेजी। अगर हमारे देश में संपर्क स्थापित करनी हो हमारे देश से, तो हम लोग किस भाषा का प्रयोग करेंगे? हिंदी की। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर संपर्क स्थापित करनी हो तो किस भाषा का प्रयोग करेंगे? अंग्रेजी की। अब चलते हैं मातृभाषा की ओर। मातृभाषा वो भाषा जिसे बच्चा सर्वप्रथम सबसे पहले अपने परिवार में सुनता है तथा समझता है और उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो उसी भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जैसे अगर कोई बंगाली परिवार में बच्चा जन्म लिया है तो वो उसकी मातृभाषा क्या होगी? बांग्ला। अगर कोई बच्चा गुजराती परिवार में जन्म लिया है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? गुजराती। अब आते हैं मानक भाषा की ओर। लेकिन हम मानक भाषा का अध्ययन अंत में करेंगे, क्योंकि मानक भाषा को समझने से पहले हमें बोली और व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि भारत में हिंदी के अतिरिक्त भी अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, पर भारतीय संविधान द्वारा केवल 22 भाषाएं ही स्वीकृत की गई हैं। तो आइए अब हम बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वो भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती। बच्चों, जैसे बनारस क्षेत्र की भाषा क्या है? भोजपुरी। उसी तरह हरियाणा की बोली क्या होगी? हरियाणवी। छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ की बोली क्या हो जाएगी? छत्तीसगढ़ी। राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ की बोली क्या हो जाएगी? मारवाड़ी। तो इसी तरह से बोली भी बदलती रहती है, परंतु केवल खड़ी बोली एक ऐसी बोली है जिनकी अपनी लिपि है, वर्तमान हिंदी भाषा का रूप में उसे ली गई है। तो आप लोगों ने बोली का भी अध्ययन कर लिया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे लिपि। लिपि क्या है? किसी भी भाषा के वर्णों के लिखने की विधि या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित की जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। निश्चित चिन्ह लगाने का मतलब क्या होता है? बोली जाने वाली ध्वनियों को स्थायी रूप प्रदान करना। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो यहाँ आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी गई है ना। और अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। तो आप देख सकते हैं रोमन लिपि में कैसे लिखी गई है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। तो गुरुमुखी देखिए कैसी लिखी गई है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो ये थी लिपि। अब हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण शब्द का अर्थ है भली भांति समझाना, यानी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। शुद्ध बोलना और लिखना ही क्या होता है? व्याकरण होता है। किसी भी भाषा के स्वरूप यानी वर्ण,
शब्द एवं वाक्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। मतलब व्याकरण के बिना ना तो हम शुद्ध बोल सकते हैं और ना तो शुद्ध पढ़ सकते हैं और ना तो शुद्ध लिख सकते हैं। अब व्याकरण का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, अब हम मानक भाषा का अध्ययन करेंगे कि मानक भाषा क्या है। विभिन्न बोलियों के प्रचलित हो जाने के कारण भाषा के रूप में अशुद्धियां हो गई हैं। ठीक है, मतलब भाषा के रूप में अशुद्धियां हो गई है, मतलब गलतियां हो गई हैं। इस भिन्नता या अशुद्धियों को दूर करने के उद्देश्य से भाषा का जो रूप निर्धारित किया गया है उसे मानक भाषा कहते हैं। मतलब मानक भाषा में शब्दों का शुद्धिकरण किया गया है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि में किस भाषा का प्रयोग होता है? मानक भाषा का प्रयोग होता है। जैसे मानक रूप में हिंदी ऐसे लिखा जाता है ना, आप चित्र के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं मानक रूप में हिंदी कैसे लिखी गई है और अमानक मतलब अशुद्ध रूप, अशुद्ध रूप में हिंदी कैसे लिखी गई है। अगर हम अशुद्ध रूप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ख को देखिए मानक रूप में कैसे लिखा गया है और अमानक रूप में कैसे लिखा गया है। अंत को देखिए अनुस्वार लगाकर लिखा गया है तो ये शुद्ध रूप है। और जब हम अंत में आधा न लिखकर लिख देते हैं तो ये अमानक रूप मतलब अशुद्ध हो जाता है। संबंध, संबंध में अगर अनुस्वार लगाकर लिखते हैं तो ये शुद्ध रूप है, और लेकिन अगर आधा म और आधा न लगा देते हैं तो ये अशुद्ध रूप हो जाता है। तो भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप जान ही चुके होंगे कि मानक रूप क्या है और अमानक रूप क्या है। तो मानक भाषा के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आइए बच्चों, अब हम व्याकरण के विभाग को संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। बच्चों, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 4 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। इन सारे भेदों को हम व्याकरण के अलग अलग अध्याय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज हम इन सारे भेदों का परिचय संक्षिप्त में जानेंगे। वर्ण विचार। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण, उसके भेद, स्वर और व्यंजन, र के विभिन्न रूप, वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद आदि का अध्ययन करेंगे। दूसरा है शब्द विचार। शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द कहलाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द, शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर अध्ययन करेंगे। तीसरा है पद विचार। पद क्या होता है? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं और वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद बन जाता है। पद विचार के अंतर्गत हम पद की परिभाषा, उसके भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और उनके रूपांतरण तथा प्रयोग का अध्ययन करेंगे। अब व्याकरण के अंतिम भेद है वाक्य विचार। वाक्य क्या है? 2 या 2 से अधिक पद जब आपस में मिलकर सार्थक अर्थ देते हैं तो वाक्य कहलाता है। इसके अंतर्गत हम वाक्य, उसके अंग एवं उसके भेद का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज आप लोगों ने व्याकरण के प्रथम पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण के अंतर्गत भाषा का परिचय, भाषा के रूप, हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में समझा और अच्छी तरह जाना। तो आइए बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न के माध्यम से पढ़ाए गए पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से करता है। तो क्या होगा बच्चों? मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है? पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना कि भाषा क्या है? भाषा विचार विनिमय का साधन है।
तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। पहला क्या होगा बच्चों? पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर, और लिखित भाषा लिखना और पढ़ना। तीसरा है संकेत के द्वारा अपने विचार प्रकट की जाने वाली भाषा डैश कहलाती है। तो मूकबधिर अपनी बात किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? जो बोल नहीं पाते हैं, जो कानों से सुन नहीं पाते हैं, वो अपने विचार संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं। तो संकेत के द्वारा अपने विचार प्रकट की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। भाषा का मौखिक रूप डैश की अपेक्षा अधिक आसानी से बदल जाता है। भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो भाषा का मौखिक रूप डैश की अपेक्षा अधिक आसानी से बदल जाता है। तो क्या होगा बच्चों? लिखित भाषा की अपेक्षा अधिक आसानी से बदल जाता है, क्योंकि लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा आसानी से बदल जाता है। लिखित भाषा लिखित रूप होते हैं, उसे आसानी से नहीं बदल सकते हैं। तो भाषा का मौखिक रूप लिखित भाषा की अपेक्षा अधिक आसानी से बदल जाता है। भारत ने डैश को, हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो बच्चों, हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृति कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें सही उत्तर बताना है। भाषा के शुद्ध रूप के लिए किसे स्वीकार किया गया है? मातृभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा? तो शुद्ध रूप के लिए किसे स्वीकार किया गया है? मानक भाषा को। भाषा को लिखित रूप किसके कारण मिला? लिखित रूप किसके कारण मिला? लिपि, वर्ण, शब्द या संकेत? तो क्या होगा उत्तर इसका बच्चों? लिखित रूप किसके कारण मिला? लिपि। लिपि के कारण भाषा को लिखित रूप मिला। किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? भाषा, लिपि, बोली या व्याकरण? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? बोली। छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली, क्योंकि बोली का सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। हम सबसे पहले किस भाषा को सीखते हैं? राष्ट्रीय भाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा या मातृभाषा? तो सबसे पहले बच्चा किस भाषा को सीखते हैं? सबसे पहले मातृभाषा को सीखते हैं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले भाषा अपने परिवार या माता पिता से सीखते हैं। तो हम सबसे पहले किस भाषा को सीखते हैं? मातृभाषा को। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा, व्याकरण, लिपि या बोली? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? व्याकरण। व्याकरण से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो ना ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। तो आज का अध्ययन अब हम यही समाप्त करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।